आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आज हम आपको एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि विजय माल्या बैंकों का पैसा लेकर फरार हो गया। नीरव मोदी ने भी बैंकों को अच्छी खासी चपत लगाई है, लेकिन आपने यहाँ जो भी सुना है वो तो महज एक आंकड़ों का खेल है। सही आंकड़े आज हम आपको बताएंगे, जिसकी गिनती हजारों और लाखों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है। क्या आपको पता है कि बैंकों का 13 अरब डॉलर पूरी तरह से डूब चुका है? जी हाँ, रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2017-18 में हुए घाटे से सरकार का इन बैंकों में किया गया करीब 13 अरब डॉलर की पूंजी का निवेश एक तरह से बेकार हो गया है और चालू वित्त वर्ष में स्थिति में सुधार की उम्मीद भी नहीं है। विजय माल्या और नीरव मोदी बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं। इसके लिए सरकार की खूब किरकिरी भी हुई है। रेटिंग एजेंसी फिच ने जो भी आंकड़े जारी किए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। 13 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी राशि है। अगर विजय माल्या या नीरव मोदी बैंकों के पैसे लेकर विदेश भाग गए हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? जो बैंक अधिकारी किसानों या छोटे लोन लेने वालों को कागजी कार्रवाई के चक्कर में नाक में दम कर देते हैं, खुलेआम लोन पास करने के लिए 10 से 20% की डिमांड करते हैं। वैसे बैंक या बैंक अधिकारियों के पास माल्या जैसे बड़े मगरमच्छों के लिए क्या नियम कानून है? क्या बैंक के बड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 21 से 19 सार्वजनिक बैंकों को घाटा हुआ है। सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई 13 अरब डॉलर की समूची पूंजी डूब गई है। यही कारण है कि बैंकों का औसत एनपीए 14.5% तक बढ़ा है। कुछ बैंकों के मामले में यह एनपीए 25% तक है। बैंकों की इस दयनीय स्थिति से देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक भी अछूता नहीं है। क्या कहना गलत होगा कि विजय माल्या जैसे भगोड़ों के कारण जब बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तो उनकी भरपाई के लिए बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पर चार्ज वसूलने का नियम बनाया? सवाल उठता है कि मिनिमम बैलेंस की स्ट्रेटेजी क्या है और इसे किसने तैयार की? क्या मिनिमम बैलेंस की स्ट्रेटेजी बैंकों और सरकार ने मिलकर घाटे की भरपाई के लिए बनाई है? चलिए पहले ये जानते हैं कि बैंकों का मिनिमम बैलेंस का नियम क्या कहता है। जून 2017 में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सेविंग अकाउंट में जमा न्यूनतम अनिवार्य राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया था। लेकिन जब एसबीआई की इस नीति पर कोहराम मचा तो इसे घटाकर मेट्रो शहरों में 3,000 रुपए, शहरी इलाकों में 2,000 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए कर दिया गया। मिनिमम बैलेंस मेट्रो शहरों में 5,000 हो या गांवों में 1,000 रुपए, या मिनिमम बैलेंस के तौर पर कितनी भी राशि रखने की बात क्यों ना हो, सवाल यह है कि कितनी मिडिल क्लास फैमिली वालों के खातों में महीने के अंत में पैसे बच जाते हैं और गांव वालों के अकाउंट में कितनों के पास 1,000 रुपए की मिनिमम राशि रह पाती है। और अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रह पाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मिनिमम बैलेंस कोई रख नहीं पाता तो इसके लिए भारत की गरीब जनता जिम्मेदार है? भारत की गरीबी के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या कभी सरकार ने सोचा है कि मिनिमम बैलेंस तक लोग अपने अकाउंट में क्यों नहीं रख पाते हैं? क्या अमीरों के लिए इस मिनिमम बैलेंस का कोई मतलब है? अगर आप मिनिमम बैलेंस तक खर्च कर देते हैं तो उसमें समझने वाली बात यह है कि उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी। उस मिनिमम बैलेंस से ना तो वह कार खरीद सकता है, ना टीवी, ना फ्रिज। तो फिर एक आम आदमी मिनिमम बैलेंस का क्या करता होगा? सरकार या बैंकों के पास जवाब है इस बात का। हम बतलाते हैं कि एक आम आदमी मिनिमम बैलेंस का क्या करता है। महीने के अंत में जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उस मिनिमम बैलेंस को निकालने की जरूरत पड़ती है। घर में नमक, चीनी या दाल चावल खरीदने के लिए इस तरह से उस मिनिमम बैलेंस से 4 दिन तक घर के बच्चों या अन्य सदस्यों के मुंह में अन्न के दाने नसीब होते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मिनिमम बैलेंस के खेल से बैंकों ने कितना गंदा खेल किया है। यह जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक एसबीआई का नेट प्रॉफिट से ज्यादा मिनिमम बैलेंस पर वसूले गए चार्ज से होती है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल से लेकर नवंबर 2017 तक के जो आंकड़े जारी किए हैं उनसे पता लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने मिनिमम बैलेंस न रखने वाले ग्राहकों से 1,771 करोड़ रुपए चार्ज के रूप में वसूले हैं। मिनिमम बैलेंस के तौर पर वसूला गया यह चार्ज एसबीआई की दूसरी तिमाही के नेट प्रॉफिट से भी कहीं ज्यादा है। अब आप ही बताइए कि ये कैसा बैंकिंग सिस्टम है जहां बैंकों का गठन हुआ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जनता की गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए। लेकिन भारत के बैंक क्या कर रहे हैं? ऐसा ही नहीं कि यह हाल सिर्फ एसबीआई का है, बल्कि पीएनबी भी एसबीआई के नक्शे कदम पर है।
और उसने जनता की गाड़ी कमाई से अप्रैल से नवंबर के बीच 97.34 करोड़ रुपए हड़पे। इसके बाद बारी आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसने अपने ग्राहकों से 68.67 करोड़ रुपए वसूले हैं। अगर बात करें कैनरा बैंक की, तो दूध की चांद की तरह दिखने वाला कैनरा बैंक भी मिनिमम बैलेंस पर चार्ज वसूलने में आगे रहा। इसमें बैंक ने 62.16 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये तो रही बैंकों की पॉलिसी, जहां बैंक की तरह कम, गांव के सूदखोर की तरह ज्यादा दिख रहे हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। यह सच है कि जुर्माना वसूली की जानकारी पारदर्शी तरीके से नहीं दिए जाने के कारण बहुत सारे ग्राहकों को इसके बारे में पता नहीं होता। रिजर्व बैंक की शर्तों के मुताबिक बैंक को ईमेल, SMS या चिट्ठी आदि के जरिए अपने संबंधित ग्राहक को जानकारी देनी चाहिए कि अगर तय समय सीमा से उसके खाते की जमा राशि न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंची तो उस पर जुर्माना चुकाना पड़ेगा। 13 अरब डॉलर की बड़ी राशि को वापस ला सकते हैं ये बैंक। यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि एक बैंक लाख रुपए के लोन नहीं चुका पाने के कारण एक किसान का ट्रैक्टर तक ले चले आते हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोन ना चुका पाना है, जो उनके फसलों के उत्पादन के लिए बैंकों से लिया गया है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा, अन्यथा अभी उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, आने वाले समय में लोकसभा में भी मुंह की खानी पड़ेगी। वैसे भी देश के किसानों का मुद्दा सबसे गंभीर है। सरकार की नीतियों को लेकर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग 13 अरब डॉलर की संपत्ति लेकर भाग गए। सरकार की नीतियों के कारण आज देश का किसान भुखमरी की कगार पर है और सरकार है कि चीयर लीडिंग कर उस पर तालियां बजा रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।